दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे और एक YouTube वीडियो पे, जिस पे हम ये एक क्लासिक बाइक रिव्यू कर रहे हैं और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत है। तो आइए ओनर से ही जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक। मैं इसी का फ्रेंड हूँ, स्कूल फ्रेंड। ये है मेरी बाइक। इसको मैंने लिया था एग्जैक्टली 1 मार्च 2022 को। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला पूरा क्लासिक वेरिएंट है, क्रोम वेरिएंट। कलर के लिए मुझे आज तक बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, लाइक कब लिया, कौन सा कलर है, कहाँ से लिया। कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है कि नया कलर आया है। इस कलर का नाम है क्रोम ब्रॉन्ज। ओके, क्रोम ब्रॉन्ज। तो अभी ये बंद हो गया है कलर। अभी इसका क्रोम ब्रॉन्ज का डिसकंटिन्यू हुआ है प्रोडक्शन, तो इसके लिए आप दूसरा कलर ले सकते हैं, वो है क्रोम रेड। उसमें सिर्फ उसका टंकी पूरा मतलब थोड़ा लाल आता है और सेम क्रोम। और कुछ बताना हो आपको, ऑल ओवर बाइक में इतने किलोमीटर्स चला लिया आपने, कितने किलोमीटर्स हो गए? 21,000 किलोमीटर्स अभी कंप्लीट हो गए। 21,000 किलोमीटर्स हो गए। तो ये काफ़ी रिलायबल रिव्यू है, आप इसे सुन सकते हो। आगे से शुरू करते हैं, इसमें क्या क्या प्लस है, क्या माइनस है, तो ये सारी चीज़ें। पहले तो ये एक्सॉर का हेलमेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, जस्ट ऐसे एस्थेटिक के लिए रखा है। और अगर यहाँ पे देख सकते हो तो पीछे की सीट हटा दी गई है, तो काफ़ी एस्थेटिकली ऐसा क्लासिक वाला जो प्रॉपर वाइब आता है वो आ रहा है। आगे से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टायर जो है हमारे बाइक के, तो उनका परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है, ग्रिप कैसे है हाईवे पे। आप बैंगलोर वगैरह में रहते हो, है मेरे शहर से ही, पर जॉब के लिए बैंगलोर वगैरह जाता है तो ये बाइक लेके जाता है। ट्रैक्शन का, बाइक में ट्रैक्शन कैसा है जो OEM टायर्स देती है कंपनी? तो कंपनी ने दिए यहाँ पे C8 के टायर्स, ठीक है बोलेंगे, क्योंकि ग्रिप भी ठीक ठाक मिल जाता है, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। और आज हमने थोड़ा ऑफ रोडिंग भी ट्राई किया है इसी सेम टायर्स पे। बहुत ऑफ रोडिंग किया है। जो हमने ऑफ रोडिंग किया है आपको मैं दिखाऊंगा अभी, और तो ये देख लो एक बार क्या क्या किया है हमने आज। तो दोस्तों अभी हम आए हैं हमारे शूट के लिए, जो आप ये वीडियो देख रहे हो। पर हम ऐसे ही लोकेशन ढूंढते ढूंढते कहाँ पे आ गए हमें भी पता नहीं। यहाँ पे कुछ है नहीं, और यहाँ से ये देखो लाइक सारी विंडमिल्स है। ये पूरा बंजर है एरिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है दूर दूर तक। कैसे आए हैं हमें ही पता है, कैसे जाएंगे वो पता नहीं है। पर फिलहाल ये वाला देख लो पार्ट, यहाँ पे ये सीधा पहाड़ कट है, यहाँ से ये गिरने वाला है। देखो जल्दी, इस आने वाले कुछ सालों में ये गिर जाएगा यहाँ पे, देखो। और ये देखो यार, ये पूरा कहाँ पे आएगा क्या पता, पर बहुत मस्त है। ये जो एक्सपल्स वगैरह ऑफ रोडर्स वगैरह है उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। कहीं से भी कुदा दो, कुछ भी कर दो, बहुत मस्त है। नीचे पत्थर है तो ज़मीन सॉलिड है, बीच बीच में मिट्टी है जो रेनी सीजन में कीचड़ बन जाती होगी, पर है तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दिख रहा है। आज हमने थोड़ा ऑफ रोडिंग भी ट्राई किया है इसी से, वो भी 20,000 किलोमीटर के बाद हुआ है। तो ऐसा हाँ। कुछ लगा नहीं कि कुछ ग्रिप का इशू है वगैरह, तो टायर्स ठीक है। तो अभी 20,000 किलोमीटर पे इसके टायर थोड़े हो गए हैं, इसकी एजिंग हो गई है, तो अभी बारिश के मौसम से पहले बदल देंगे। पर इसका टायर का साइज़ क्या है, पीछे का मैं देख सकता हूँ, पीछे का है 120, 80, 18, और आगे का क्या है? आगे का है 100, 19, 19, 100, 90, 19, 100, 90, 19 आगे का है, और पीछे का है 120, 80, 18। टायर के स्पेसिफिकेशन ये थे, पर इसमें आते हैं स्पोक्स। तो इसका पंक्चर वाला जो सीन रहता है तो वो तो है ही। तो एक बार एक्सप्लेन करो आपको, जो बैंगलोर में हुआ था कि आप पंक्चर निकालने गए थे शोरूम में, तो वहाँ पे कैसा? एक छोटा सा पंक्चर हो गया था कि महसूस भी नहीं हो रहा था कि पंक्चर है, बट मेरा रेगुलर सर्विसिंग चल रहा था कि थोड़ा हवा लाइक भरने पड़ता है एक दो दिन में।
तो बोले कि हम चेक करते हैं। जो अपना ट्यूब होता है, जो जहाँ पे ट्यूब कनेक्ट होता है, तो वहीं पे एक्चुअली पंक्चर हुआ था, जहाँ पे एकदम कनेक्ट होता है वही, जो कनेक्ट होता है जहाँ पे वो लाइन आती है ट्यूब की, तो उसके ऊपर ही पंक्चर हो गया था। तो वो बोल रहे थे कि ट्यूब खराब हो गई है, बदलनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात वो कह रहे थे कि सर्विस सेंटर में पंक्चर नहीं निकालते। मेरे बाइक का टायर चेंज करने गया था, तब भी मैंने ये सुना था कि सर्विस सेंटर वाले टायर चेंज करने कहीं और लेके जाते, उनके पास वो मशीन्स नहीं होती या करना नहीं होता, पता नहीं। पर उसके चार्जेस कुछ ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा सर्विस सेंटर में करने के लिए ज़्यादा है, मतलब वैसे भी ज़्यादा ही है। अगर ट्यूबलेस है तो 80 से लेके 100 तक हो जाता है आपका। वो जो वैक्स वाला स्ट्रिप आता है वो डाल के हो जाता है पंक्चर का काम। पर ये है, ये पूरा खोलना पड़ता है, चेन निकालो, ब्रेक कैलिपर्स निकालो, फिर से निकालो, ट्यूब निकालो, टायर निकालो, तो बहुत झंझट है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद हेडलाइट कैसी है? आप हाईवे पे बहुत बार ट्रैवल कर चुके हैं, रात को भी दिन को भी, तो दिन में तो इतना इशू नहीं है। काफ़ी हेवी बाइक है तो नज़र आती है, और एक ऑरा भी उसका मेंटेन होता है उस बाइक का। पर रात में आगे हैलोजन है ना, तो हाँ, हैलोजन हेडलाइट है आगे भी, ठीक है, आप मैनेज कर सकते हो। बट कुछ दिनों बाद आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा और ज़्यादा लाइट चाहिए, थोड़ा और ज़्यादा। तो आपको एक तो एक्सटर्नल एलईडीज लगाने पड़ेंगे, जैसे कि फॉग लैंप्स होते हैं, नहीं तो आप पूरा हेडलाइट भी चेंज कर सकते हो, बट वो शायद लीगल नहीं है। लीगल है, फॉग लैंप्स तो कहाँ लीगल है। हाँ, पर मतलब नहीं, बट अगर आप सिर्फ सिटी में चलाने वाले हो तो फॉग लैंप्स लगा के चलाना थोड़ा सा वो अजीब लगता है। हाँ, तो उस टाइम आप शायद से हाई वैट वाला पीला ही बल्ब डाल दो, वाइट बल्ब डाल दो, जैसे आपकी इच्छा। पर वो हेडलाइट चेंज कर सकते हो। पर अगर आप हाईवे पे ट्रैवल करने वाले हो रात में या फिर अर्ली मॉर्निंग, तो फॉग लैंप्स चाहिए, क्योंकि आपको इंडियन रोड कंडीशंस पता है, कहीं से भी कोई भी आ जाता है, लाइट्स नहीं होते इतने ज़्यादा हाईवे पे। और बाइक में तो आजकल कोई भी बाइक उठा के देख लो, उसमें इतना अच्छा लाइट नहीं आता कि आप रात में फुल फ्लेज आराम से ट्रैवल कर सको। तो वो तो एक सीन है ही। पर अभी उसके बाद जो आगे का है सस्पेंशन, आगे पीछे वाला सस्पेंशन कैसा है? सस्पेंशन ट्रैवल अभी आज हमने ऑफ रोडिंग भी की है तो उसमें तो सस्पेंशन एकदम बेस्ट है गाड़ी का। अगर आप किसी दूसरे गाड़ी से भी कंपेयर करोगे, हंटर से, हंटर का पीछे का सस्पेंशन थोड़ा स्टीप आता है, बट इसका एकदम प्लस है। आपको थोड़ा भी महसूस नहीं होगा कि गड्ढे है ऐसा कुछ। मेरे दोस्त का बाइक चलाया था, वो था BS4 मॉडल, तो उसमें जो यहाँ पे पीछे सीट के पीछे जो स्प्रिंग्स आती है, वो बहुत हेल्प करता है। बट एक्चुअली BS4 में थोड़े से वाइब्रेशंस है, बट इसमें कोई वाइब्रेशंस वगैरह नहीं है। बट उसके जो स्प्रिंग्स थे, तब मुझे ऐसा लगा कि यार अपने गाड़ी में भी सीट के नीचे स्प्रिंग्स होने चाहिए थे। तो इसके साथ भी एक ये आते हैं, स्प्रिंग्स का सेट आता है, आप सेपरेट से परचेस कर सकते हो उसको। बट उन्होंने वहाँ पे साइट पे ही लिख दिया है सिर्फ शो के लिए, उसका कोई पर्पस नहीं है। आपको लगाना है तो लगाओ, नहीं तो नहीं लगाओ। इंडिकेटर्स ठीक है, इंडिकेटर्स कोई इशू नहीं, विजिबल है इंडिकेटर्स अच्छे से। उसके बाद हैंडल बार पे वाइब्रेशन वगैरह कैसी है? नहीं, वाइब्रेशन इससे कम ही है वैसे तो। हाँ, बहुत कम है, जनरेशन से बहुत कम है। आप जब 80 के ऊपर जाओगे तब आपको थोड़ा बहुत महसूस होगा, बट वो भी मैनेजेबल है। कंफर्टेबल टॉप स्पीड क्या है क्रूजिंग के लिए? 80 to 100 ओके, आराम से। जैसे बाकी की रॉयल एनफील्ड्स की होती है वैसे ही एकदम क्रूजिंग आराम से, मक्खन वाला जो होता है ना, वो स्ट्रेस नहीं है कुछ। उसके बाद आगे डिस्प्ले बहुत ही छोटा है, तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? बाइक चालू करते ही यहाँ पे RPM मीटर दिख जाता है। RPM मीटर के नीचे ही न्यूट्रल गियर इंडिकेटर की लाइट है। उसके अलावा बैटरी की लाइट है, ABS की लाइट है, इंजन एरर की लाइट है और फ्यूल एरर की लाइट है। उसके नीचे फ्यूल गेज मिलता है, ओडोमीटर भी दिख जाता है उसके नीचे। इको के साइड में सर्विस इंडिकेटर है, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F, ये रिजर्व लगने के बाद आता है, टाइम और फिर से ओडोमीटर। स्पीडोमीटर में कुछ इशू आता है कभी?
मतलब सुई जो होती है, वाइब्रेशन वगैरह कुछ सीन? नहीं, वैसा कुछ इश्यू नहीं है स्पीडोमीटर का। स्पीड्स वगैरह मतलब एक्यूरेट +-5 ऑब्वियसली होता है वो। पर पेट्रोल तो- वाला? हाँ, जो पेट्रोल का जो इंडिकेशन है वो थोड़ा आपको आदत हो जाएगी थोड़े दिन बाद, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि इतने है, इतना दिखा रहा है तो इतना है, बट वो गलत भी हो सकता है, ऐसा है। तो इतना एक्यूरेट नहीं है, पूरी तरह पे डिपेंड नहीं कर सकते हो। बट तो मेरा रिजर्व मतलब ट्रिप एफ जब चालू होता है, जब रिजर्व में गाड़ी लगता है, तब मेरे टंकी में पूरा का पूरा एटलीस्ट 4 लीटर लेता है, कुछ भी हो जाए। ओके। तो अब मुझे उससे आइडिया आ गया कि कितना रहेगा, कितना नहीं रहेगा और कितना गाड़ी जा सकती। पूरा 4 लीटर में अगर 30 का भी एवरेज पकड़ लो तो आप ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर आराम से जा सकते हो। ओके, पर मतलब इतना पूरा कम करके तो फ्यूल इंजेक्टर होता है। खराब हो सकते हैं अगर आप ज़्यादा ही कम पेट्रोल पे चला रहे हो बाइक तो। उसके बाद अगर पेट्रोल की बात चली रही है तो टैंक का कितने लीटर का साइज़ है? टैंक का कैपेसिटी है 13 लीटर्स का। ओके, 13 लीटर्स और रिजर्व 4 रिजर्व लीटर्स 4 के लीटर्स आसपास का है। इसकी एवरेज क्या हो रही है सिटी में और हाईवे पे? हाईवे पे आपको एवरेज मिल जाएगा 34-35 आराम से मिल जाएगा, डिपेंड्स ऑन रोड कंडीशन ऑब्वियसली। हाँ, अगर But, ट्रैफिक ज़्यादा है तो मतलब हाँ, और सिटी में आपको मिल जाएगा 32-31, कभी कभी 30 भी आ जाता है। बहुत बढ़िया। तो मतलब 350 ठीक बाइक है। को 32 बहुत अच्छा है। हाँ, और मतलब शौक भी पूरा कर लो, जेब भी नहीं खाली होगी। तो इस बाइक के लिए 30 वगैरह बहुत बढ़िया। पर ये आप चलाते कैसे हो इस पे डिपेंड करता है। आप चलाओगे गैंग पटाखे फोड़ दोगे तो वैसा नहीं तो होगा। नहीं। तो अगर वैसा करोगे तो ऑब्वियसली 10-20 की कुछ तो बहुत ही थर्ड क्लास माइलेज आएगी। पर अगर आप आराम से चलाते हो, एक बाइक को रिस्पेक्ट देकर चलाते हो, तो माइलेज आएगा अच्छा, काम कम निकलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी इंजन की बात करते हैं। इंजन का रिफाइनमेंट मैंने भी चलाई है बाइक, तो काफ़ी बढ़िया लगा। मैंने इससे पुरानी वाली जो आपने देखा है थंडरबर्ड 350X, जो इससे पहले वाला वीडियो था कुछ, तो उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया यार आपका, बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो वो भी चला के देखिए। वो BS4 थी और ये BS6 है, तो बहुत मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है रिफाइनमेंट में, बहुत फ़र्क है। मैंने दोस्त का बाइक चलता BS4 वाला, सेम क्लासिक 350। ओके। मुझे उसमें महसूस हुआ कि जैसे ही आप उसको पिकअप ज़्यादा है, ठीक है, बट जैसे ही आप उसको 80 के पार करोगे तब आपको टैंक में वाइब्रेशंस फील होते पूरे के पूरे। मतलब ऐसा आप उसको हक करके नहीं बैठ सकते। इसके लिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े वाइब्रेशंस होंगे बट आप मैनेजेबल है। ऐसा नहीं कि पूरा वाइब्रेशंस होने ही चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो, चुपचाप से ऐसे पीछे से निकल जाओ। बाइक चलिए क्लासिक की बाइक तो थोड़े वाइब्रेशंस चाहिए, उसके अलावा वो रॉयल एनफील्ड थंडर, वो क्लासिक 350 वो फील नहीं आएगा, है ना। तो वाइब्रेशंस तो है, काफ़ी मिनिमल है, पर एक उतने हैं कि लाइक हाँ भाई एक आइस इंजन पे चल रहे हैं हम। और जैसे बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल में फुल्ली रिफाइंड इंजन है, क्योंकि यही सेम इंजन मीटियोर 350, हंटर 350 और अभी जो नया लास्ट बुलेट 350, तो उसमें भी सेम इंजन है। ट्यूनिंग्स वगैरह भी सेम है, तो सेम फील है। थोड़ी बहुत अलग होगी ट्यूनिंग्स, जो हंटर की वगैरह थोड़ी बहुत हंटर की अलग है ऑब्वियसली, पर ये जो है ये एकदम से आराम से चलाने के लिए, ये ऐसा वाला नहीं। अभी मैं तो स्पोर्ट्स बाइक चलाता हूँ तो मेरी बाइक हाईवे हो जाती है, मैं बहुत भगा लेता हूँ, पर ये वाली है कि जो राजा महाराजाओं वाला फील जो होता है ना, एकदम ऐसे आराम से चल रहे फील लेके, जो एनवायरनमेंट का फील है, बाइक का फील है, वो वाला है सीन है इसमें। एक मतलब अगर आप बाइकर हो तो कोई भी बाइकर चाहता है एक ऑफ रोड व्हीकल, एक सिटी ट्रैवलिंग के लिए व्हीकल जो कम्यूटर कहते हैं उसे, और एक क्रूजर कैटेगरी होती है उसमें आती है। ब्रेक्स कैसी है? आगे पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और आई गेस ब्रेम्बो कंपनी के ही है ना? हाँ, ब्रेम्बो के ये डिस्क ब्रेक्स। तो हीटअप होते हैं क्या है और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसा है? नहीं, हीटिंग तो नॉर्मल है, बट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस पे अच्छा है कहूँगा, क्योंकि पीछे वाला थोड़ा कम लगता है बट आगे वाला अच्छा है। और मोस्टली आप अगर सिटीज़ में मतलब ट्रैवल करते हो तो आपको मोस्टली फ्रंट ब्रेक पे मतलब 80-20, ऐसा नहीं तो 70-30 बोल सकते हो, ऐसा डिपेंड करना पड़ता है। इतना हेवी बाइक है, बाइक का वेट कितना है? ऑलमोस्ट 195। ओके, विथ फुल टैंक आई गेस 200 क्रॉस कर जाता है। 200 kg का बाइक है और तभी भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। इसका आप अपग्रेड कर सकते हो, सिरेमिक ब्रेक पैड्स डाल सकते हो,
उसके बाद ये जो फ्यूल लाइन होती है, जो ऑयल की लाइन होती है, हाइड्रोलिक ब्रेक लाइन, तो उसकी साइज़ भी बढ़ा सकते हो। ऐसे बहुत सारे चेंजेस है, अगर आप चाहिए तो कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। जो हम लाइट की बात कर रहे थे, अगर हमें फॉग लैम्प्स लगाने तो 7 एम्पियर से अगर ज़्यादा, कितनी एम्पियर की बैटरी है अभी की बैटरी 9 एम्पियर से। अच्छा, तो यूजुअली कैसा होता है 7 एम्पियर से अगर ज़्यादा बैटरी है आपकी, तो आप कितने भी वैट के बल्ब्स लगा सकते हो। आई गेस 160-180 वैट्स तक आराम से जा सकते हो। तो ये तो 9 एम्पियर की बैटरी है, आराम से 160 वैट के लग सकते हैं, 80 के। पर बैटरी में जो इशू आया था आपको हार्नेस में, वो एक बार बता दो, कब आया था, इनका क्या रिस्पॉन्स था? तो एक्चुअल में हो क्या रहा था कि कभी कभी बाइक बंद पड़ जाता था। जो फ्यूज़ का वायरिंग होता है, जहाँ पे फ्यूज़ होते हैं मेन, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था। मैंने बहुत सारे फ्यूज़ वगैरह चेंज किए, बट लास्ट में एक कंक्लूजन निकला कि आपका जो फ्यूज़ का जो नीचे का पूरा बंच ऑफ वायर्स होते हैं वही ख़राब है। तो एक्चुअली उन्होंने उतना पूरा मतलब वायरिंग हार्नेस चेंज किया, तब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेकंड बैटरी है मेरा गाड़ी लेने के बाद से, क्योंकि पहले वाली बैटरी में थोड़े चार्जिंग इश्यूज थे, तो वो सब वारंटी में हो गया था, बट फिर भी टाइम लगा उस चीज़ को, थोड़ा टाइम इसमें ही लगा रहता है कि सर्विस सेंटर जाओ, बाइक उठाओ, फिर खराब हो रही है, फिर कर रहे हैं, फिर खराब हो रही है, फिर जा रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि हार्नेस ही खराब है। तो वो वाला सीन है थोड़ा, पर ठीक है, एटलीस्ट जब सब कुछ चेंज हो गया हार्नेस वगैरह बैटरी का, तो तब से कुछ इशू नहीं है, नॉर्मल बाइक जैसी चल रही है। ऑयल कितना डलता है इस इंजन में, कितने लीटर का ऑयल जाता है? 1.7। ओके, और इंटरवल क्या होता है? इंटरवल आपका है 5, एक्चुअली ऑफिशियल कंपनी का है 10,000 के बाद, और हर एक 5,000 के बाद आपको टॉप अप करने के लिए बोलते हैं। ओके, तो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का ऑयल डाल रहे हो तो आप 10,000 के बाद किया तो भी चलेगा ऑयल चेंज, बट आपको टॉप अप के लिए मतलब चेक करना पड़ेगा कि कितना अभी बचा है मिनिमम और मैक्सिमम रेंज के बीच में। तो अभी ये बाइक जो आपने सर्विस की, तो आपने 2-3 जगह पे सर्विस की है। एक तो ओरिजिनल सर्विस सेंटर में भी की है, कंपनी के सर्विस सेंटर में। उसके बाद आपने बैंगलोर के जो बिग बियर बैंगलोर बोल के एक कस्टम्स है बैंगलोर में, और आप सभी को मे भी पता भी होगा, आपको स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो डाल दूंगा। बहुत ही मतलब बड़े लोग हैं, काफी एक्सपीरियंस लोग हैं, बोल सकते हैं, लोग हैं, बहुत सालों से इस कम्युनिटी में वो है। आप अगर ये फोटो देखोगे तो आप पहचान जाओगे इन्हें। हेलो, डज इंजन ब्रेकिंग डैमेज द इंजन? इज दैट अ मिथ और अ फैक्ट? लेट्स फाइंड आउट। दोनों साइड का एक्सपीरियंस कैसा था? आपने तो इसका तो बता दिया, ओरिजिनल मतलब कंपनी के सर्विस सेंटर का, तो थोड़ा कभी कभी वो काम करना टाल देते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। सबको पता है रॉयल एनफील्ड का कैसा सर्विस नेटवर्क है। अगर कोई जान पहचान वाला है तो बहुत ही मक्खन काम हो जाता है, पर अगर नहीं है तो थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस है, 1-2 बार जाना पड़ता है। जो अनुराग सालगांवकर भी कहते हैं, तो मतलब सभी कहते हैं यार, जिसकी भी हिमालयन है, कोई भी कुछ भी, कोई भी बाइक। क्या नाम था उनका? बिग बियर बैंगलोर। बिग बियर बैंगलोर। तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उनके पास मैंने अभी 20,000 के बाद अभी सर्विस किया था लास्ट वाला। ओके, तब मैंने एक्चुअली ऑयल चेंज वगैरह करवाया। उनसे मैंने फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डलवा लिया, आई गेस सिल्कोलिन कंपनी कुछ है। फुल्ली सिंथेटिक का ये है कि आपको लॉन्ग रन के लिए अच्छा है, थोड़ा बाइक कूल रहता है इस फुल्ली सिंथेटिक में, तो ये है डिफरेंस। इसलिए मैं भी बोला कि एक बार ट्राई कर लेते हैं। 1.7 लीटर अगर जाता है तो हाँ, आई गेस मुझे 2 बॉटल लगे उसके, तो उसका अराउंड कुछ 1200 to 1300 कुछ प्राइस था। गया ऑलमोस्ट 2.5 गया मेरा ऑयल के लिए। बट ठीक है ना, 5-10 हज़ार किलोमीटर के बाद चेंज करो। हाँ। ठीक है, मतलब 2,500 कुछ भी नहीं है, 10,000 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। चेन लुब्रिकेशन का वगैरह कैसा है? सिमिलर बाकी बाइक्स का जैसे होता है, जैसा होता है 300, 400, 500 किलोमीटर के बाद आप कर लीजिए, साफ कर सकते हैं। अच्छा है। चेन स्प्रॉकेट वगैरह बदला है या नहीं? नहीं, अभी तक कुछ चेंज नहीं है। ओके, अब अगर बात करें हम कलर मेंटेनेंस की, हाँ, कलर मेंटेनेंस एक बड़ी बात है, क्योंकि तो ये देख सकते हो तो क्रोम बहुत है इस पे। क्रोम वेरिएंट को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपको बाइक के साथ लगाव है तो ऑब्वियसली आप करोगे। तो इसके लिए मैं क्या फॉलो करता हूँ, पहले तो वॉश कर लेंगे बाइक को, ठीक है। तो उसके बाद पॉलिश आता है। मैंने कुछ मैगवायर का पॉलिश लिया था, ठीक है। वो एक पॉलिश है, वो बाइक और कार के दोनों का सेम ही होता है। और एक की आता है, उसको बोलते हैं, जो वो पॉलिश करने के बाद उसको मतलब इंटैक्ट रखता है, एटलीस्ट 2 to 3 वॉश के लिए इंटैक्ट रखेगा।
मतलब शाइन आपका गाड़ी आपका चमकता रहेगा। तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये इसका अगर हमें अभी भी नाम पता नहीं होगे तो ये घर जाके मुझे लिंक भेज हाँ। देगा, मैं फ़ोटो डाल दूंगा यहाँ पे अमेज़ॉन पे, और इसी प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अगर आप वहाँ से खरीदते हो तो थोड़ा 2-4% मुझे भी मिल जाता है, तो कुछ मदद हो जाएगी आपकी हाँ, आगे। बिना आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़े। यस, अगर आपको मतलब वैसे भी खरीदने वाले हो मेरे लिंक से जाके खरीदो। मेंटेनेंस का बता रहे थे आप, हाँ, तो हाई मेंटेनेंस भी है, कॉस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है बाकी बाइक से, पर जो दिखती है मेंटेन होने के बाद, जो एक क्लीन वॉश के बाद, एक पॉलिश के बाद, मेटल पॉलिश हो गया कुछ भी हो गया, उसके बाद जो एक उभर के आती है बाइक, तो ये पता चलता है कि ये एक नॉर्मल बाइक नहीं है और इसके पीछे काफ़ी मेहनत ली गई है, ये दिखता तो है। अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैं अभी मतलब यहाँ सातारा में आने से पहले जब बैंगलोर से निकलने वाला था 2-3 दिन पहले, तो वैसे ही वॉश करके लाया था जस्ट, तो मुझे ऑलमोस्ट डेढ़ से दो घंटे देने पड़े बाइक के वॉश के बाद। मतलब उसमें क्या क्या आता है, आपका टैंक पॉलिश आता है पूरा जहाँ पे ये ब्रॉन्ज कलर है, Glossy। हाँ, वो पूरा मेटल पार्ट्स जो भी है वो। और उसके बाद इंजन के लिए मैंने यूज़ किया एक ऑटोसोल का मेटल पॉलिश आता है, तो इंजन के लिए वो यूज़ कर सकते हो। वो उसको पहले लगा देते हैं, को अच्छे से रब करना है, ठीक है, लगाने के बाद उसके बाद छोड़ देना है वही 5-10। सिल्वर सी पेस्ट आती है वही वाली ना, वाइटिश सिल्वर। हाँ, वही हाँ। मेटल पॉलिश। ओके। तो उसके बाद आपको फिर से एक बार बफ करना पड़ता है लास्ट, उसके बाद आपकी ये चमक हाथों से फिर कर से आ सकते हैं ना, जाती है। मतलब हाँ, नॉर्मल कपड़े से हाथ से buffing कर वाली सकते मशीन हो, की जरूरत कुछ वैसे मशीन वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं है। ये मेटल पॉलिश को लगा के मैं इसको थोड़ा सा रब करूंगा, और उसके बाद मैं ब्रशिंग करने के बाद थोड़ा कॉटन क्लॉथ या किसी भी कपड़े से मैं इसको थोड़ा सा रब करूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कैसे चमक रहा है। क्लच लाइट लगता है, हेवी लगता है, या फिर थोड़े दिन बाद आदत हो जाती है? या नहीं, फिर- अभी मुझे तो लग रहा है मुझे आदत हो गई है। ओके। पहले थोड़ा लग रहा था हाँ। कि टाइट है, बट हंटर का इससे ज़्यादा टाइट था एक्चुअली, आई गेस मेरे दोस्त का बाइक था उसके कंपेयर से ठीक है। उसके बाद ये अभी कह रहा था कि हंटर में कुछ तो स्लीपर क्लच आया है। मुझे हंटर इतनी में भी, और information जो नहीं है। क्लासिक के पिछले साल के जो मॉडल्स है जिसमें जहाँ पे नए कलर्स दिए थे उन्होंने। हाँ, मैं बात कर रहा था क्लच की। सो क्लच का कैसा है, इसका अगर आपको थोड़ा हेवी फील हो रहा है तो आप रॉयल एनफील्ड के तरफ से खुद का मतलब उनका प्रोडक्ट ले सकते हो। और एक है जो नई क्लासिक्स में आता है, जो पिछले साल लॉन्च हुई है, फिर से नई कलर की सीरीज़, उसमें LED हेडलाइट्स वगैरह भी आते हैं, और क्लच भी थोड़े अच्छे हैं, मतलब एडजस्टेबल क्लचेस है। क्या है, क्यों? आपको जो साइलेंसर है बाइक का, बहुत लोग कहते हैं कि BS6 में आवाज़ पूरी चली गई है, वो फीडबैक नहीं आता, BS4 वाले ज़्यादा अच्छे थे, तो आपका क्या इस पे? नहीं, आवाज़ कैसा है कि आपको पहले अच्छा लगेगा, फिर 2-3 सर्विस के बाद आपको लगे थोड़ा रफ हो गया आवाज़। आप जितना गाड़ी यूज़ करोगे उसके बाद से वो आवाज़ मतलब रिफाइंड होने लगता है। पर जितना पुराना गाड़ी होगा ऑब्वियसली उसका आवाज़ भी उतना ज़्यादा आता है, मतलब बढ़ता चला जाता है। बढ़ता चला। तो इस पे आपकी मॉडिफिकेशंस क्या है? एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाने के लिए मैं यहाँ देख सकता हूँ, यहाँ एक ट्रिप मशीन का मोबाइल का जो होता है होल्डर उस टाइप में ही है, पर ये पूरा आगे तक जाता है, तो इसे क्या नहीं, कहते हैं? सैडल कहते हैं क्या? नहीं, कहते हैं इसे? एक्चुअली अगर ये आप देख रहे हो वो ये है ट्रिप मशीन से, अच्छा। और ये जो है स्ट्रैप एक्चुअली टैंक स्ट्रैप है, हम्म। तो ये आता है रॉ एंड रगड़ की तरफ से। ओके। तो मैंने एक्चुअली उसका कॉम्बिनेशन बना दिया है, ऐसा बोल Okay. सकते हैं। ये टैंक स्ट्रैप के साथ और एक इनका पाउच आता है रॉ एंड रगड़ का, तो उसमें आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो, वॉलेट वगैरह कुछ भी। वो यहाँ पे एक स्ट्रैप आता है, उसमें आप लगा सकते हो इजीली। प्लस यहाँ पे जो हैंडल बार पे ये देख रहे हो, ये आपने ये क्या है लगाया? ट्रिप ये भी मशीन ट्रिप की मशीन का ग्रिप, ही है। हाँ, ग्रिप है ट्रिप मशीन से। इसके नीचे ये कौन सा था? रॉ एंड रगड़ से रॉ टैंक एंड स्ट्रैप रगड़ आता का है। टैंक स्ट्रैप है, ये भी काफी एस्थेटिक लग रहा है, मतलब और भी बढ़िया लग रही है बाइक। जो इसका वो क्लासिक जो लुक है वो और उभर के आ रहा है। और ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज है, एक्सेसरीज आप लगा सकते हो अलग अलग टाइप की, तो आपकी चॉइस है कैसे आप बाइक बना सकते हो। लेदर का है, ट्रिप मशीन का भी ये पाउच लेदर का है गेस, और हाँ। हैंडल बार स्ट्रैप्स भी लेदर की ये सब। तो इसमें पानी का कुछ इश्यू होता है? नहीं, आप इसको टैंक स्ट्रैप को रिमूव कर सकते हो अगर आप वॉश के लेके जा रहे हो। ओके। इसको रिमूव करना फिजिबल नहीं है क्योंकि फिर से चिपकेगा नहीं। अभी तो मैंने आई गेस 1-2 सर्विस की है लगाने के बाद, तो अभी तक कुछ इश्यू नहीं है। आई गेस फिर- देखते हैं अभी लॉन्ग टर्म में फिर लॉन्ग से एक टर्म बार रिव्यू करेंगे। अगर ट्रिप मशीन आप देख रहे हो तो
कुछ देख लेना थोड़ा बहुत। आपने पूरा रिव्यू सुन लिया है, तो इसका बहुत ही एक यूनिक, मुझे एक ही बहुत अच्छी चीज़ लगी, ये कलर, ये ब्रॉन्ज कलर और इसका क्रोम कलर, तो बहुत ही सुंदर दिखता है। पर इसमें ये कलर तो फिलहाल बंद हो गया है, इसमें बहुत अलग अलग कलर्स आते रहते हैं, तो रॉयल एनफील्ड टाइम टू टाइम अलग अलग कलर्स के सेट आपको देती रहती है, तो उनके साइट पे अपडेटेड रहो कौन से कलर का देखना है आपको। तो अभी फ़िलहाल बहुत सारी बाइक्स अपडेटेड लॉन्च हो गई है फिर से, मतलब अपडेटेड कलर्स में कुछ यहाँ वहाँ थोड़े से चेंजेस होते हैं, फीचर्स वगैरह एक्स्ट्रा कम ज़्यादा होते रहते हैं। कलर्स का जो आप बता रहे थे, कलर स्कीम जो है वो आपको कहाँ पे मतलब चेंज करने को मिलेगी आपको? हाँ, तो जो सेकंड सेट ऑफ कलर्स रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च किया था उसमें टॉप पे आता है कुछ ग्रीन कलर है, ग्रीन और क्रोम के साथ कॉम्बिनेशन है, तो भी सबसे अच्छा बेस्ट कलर है मैं कहूँगा। और उसके बाद अगर आप उनका MIY प्रोग्राम देखेंगे रॉयल एनफील्ड वालों का, तो उसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कुछ कलर पैलेट्स उनके मतलब रखे हैं। तो अब आपका चैसी हमको रेड कलर में चाहिए, नहीं तो टैंक वाइट कलर में चाहिए, वो सब भी कर सकते हैं आप उनके MIY प्रोग्राम से। ओके, मतलब चैसी से सब कुछ। हाँ। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ऑल ओवर कुछ एक बात बताना चाहोगे कि ये क्यों लेनी चाहिए या फिर क्यों नहीं लेनी चाहिए? अगर आपको लाइक क्रूज करना हो, जैसे कि मतलब ऐसा नहीं कि पॉइंट A से पॉइंट B जाना है, आपको बस जाना है, ऐसा नहीं कि मुझे फास्ट तेज जाना है, ऐसा कुछ नहीं लगता। एंजॉय करना है, जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। ये गाड़ी उसके लिए बेस्ट है मैं कहूँगा। आपको इस गाड़ी के ऊपर बैठने के बाद ऐसा फील नहीं होगा कि अरे थोड़ा रश में जाते हैं, थोड़ा रफ जाते हैं और थोड़ा और तेज जाता है, ऐसा नहीं लगेगा। आप 80, 90, 100 मतलब इस रेंज में आराम से जाओगे, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि भगाना है। बट यही सेम चीज़ आप अगर मीटियोर पे बैठते हो, नहीं तो अगर हंटर पे बैठते हो, तो हंटर में तो और ज़्यादा लगता है। एक्चुअल में उसको तो लगता ही नहीं कि मैं रेस छोड़ दूँ, जितना खींचोगे उतना कम ही लगता है हंटर में, ऐसा है। तो हंटर का भी रिव्यू शायद देखने मिल सकता है आपको। इसमें और एक बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, इन्होंने बता दिया क्यों लेनी चाहिए या फिर किसे लेनी चाहिए, एक बार बता दो कि किसे नहीं लेनी चाहिए। जो लोग होते हैं जिनको ज़्यादा पेपीनेस पसंद होता है बाइक में, थोड़ा भगाने की आदत होती है, मतलब पहले बहुत सारे बाइक यूज़ कर चुके हो, अगर आपका पिछला वाला बाइक स्पोर्ट्स बाइक था ऐसा कुछ, अगर अलग फील चाहिए तो ये ले सकते हो। बट अगर आपको वही सेम फील चाहिए कि मुझे भगाना है, मुझे तेज जाना है, तो आप इसको स्किप कर दो मैं कहूँगा। मे बी 650 में ट्राई कर सकते हो अगर करना है तो, नहीं तो हंटर ठीक लगता है उसमें, ऐसा। ओके, तो अगर आपको रॉयल एनफील्ड की लेनी है तो आई गेस हंटर का रिव्यू जल्दी आएगा, पर बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी यही था हमारा रिव्यू, और अगर कुछ रह गया हो, कुछ जानना हो आपको, वो नीचे कमेंट बता दो, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चलो बाय।